धाकड़ खबर, बेखौफजुबां बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान, नेपाल की बहू के साथ। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि खबर उस नेपाल देश से ताल्लुक रख रही है, जुड़ी हुई है, जिससे हमारा रोटी बेटी का नाता बताया जाता है। ये हमारा पड़ोसी मुल्क है और यहीं की रहने वाली सीता माता हुआ करती थी। यहां की रहने वाली एक बहू के साथ भारत की धर्मनगरी में 3 दरिंदों ने गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस पहले तो पूरे मामले को झूठा मानती रही, लेकिन बाद में एफआईआर दर्ज करके जांच में भी जुटी तो आरोपियों को पकड़ने में 4 दिन का वक्त लगा दिया। और जब आरोपियों को पकड़कर मीडिया को इसकी जानकारी दी तो फिर से एक बार पुलिस की भूमिका पर कई तरीके के सवाल पैदा हो गए, खड़े हो गए। तो क्या है वो सवाल जो पुलिस की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं, और कौन सी है ये धर्मनगरी जहां नेपाल की बहू के साथ इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है, और पूरे मामले पर मीडिया क्यों खामोश है? बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। खबर असल में गोरखपुर से आ रही है। जी हां, वही गोरखपुर जो आदित्यनाथ योगी का गोरखपुर है। इसी मठ के वो मठाधीश हुआ करते थे और यहीं से उन्होंने अपना एक राजनीतिक सफर शुरू किया। पहले वो 4-5 बार सांसद रहे और 2017 से लगातार वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनके दौर में गोरखपुर को एक धर्मनगरी की बड़ी पहचान मिल चुकी है। जैसे इलाहाबाद को है, प्रयागराज को है, जैसे फैजाबाद को है, अयोध्या को है, जैसे मथुरा को है, जैसे काशी बनारस यानी वाराणसी को है, ठीक उसी तरीके से अब गोरखपुर को भी एक बड़ी धर्मनगरी बताया जाने लगा है। तो इस धर्मनगरी में हुआ क्या है वो अब आपके सामने रख देते हैं। यहाँ नेपाल की एक बहू है जो यहाँ के रेलवे जंक्शन पर रुकी हुई है। 3 दरिंदे उसको उठाकर ले जाते हैं और उसके साथ गैंगरेप जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। किसी प्रकार वहाँ से छूटने के बाद ये जीआरपी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जो गोरखपुर पुलिस रेलवे स्टेशन पर बना हुआ है। पुलिस को अपनी आप बीती सुनाती है। पुलिस, बताया जाता है कि पहले इसको टरका देती है, लेकिन हालत बिगड़ने पर इसको अस्पताल में भर्ती करा देती है। जब इसको होश आता है फिर से एक बार ये बताती है कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। फिर एफआईआर दर्ज की जाती है और उसके बाद जांच शुरू की जाती है। जांच 4 दिनों तक चलती है और उसके बाद 3 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जाता है। उन तीनों के नाम मैं आपके सामने पहले रख देता हूं, फिर आपके सामने जीआरपी के एसपी अवधेश सिंह का बयान रखूंगा, जिसके सामने आने के बाद कई तरीके के सवाल पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। पहला जो नाम इस पूरे मामले में निकल कर आया है वो है राजा उर्फ इम्तियाज़ का, जो यहीं गोरखपुर के बगल के ज़िले देवरिया का रहने वाला है। सलेमपुर वहाँ का इलाका पड़ता है। दूसरा आरोपी है संतोष चौहान, जो इसी गोरखपुर शहर के शाहपुर इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। तीसरे आरोपी का नाम बताया जा रहा है अंकित। ये बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है, जहां के सांसद गिरिराज सिंह हैं। 2 मिनट में सबको पाकिस्तान का वीज़ा देते रहते हैं। ये तीनों रेलवे स्टेशन के आसपास रहते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं। ये महिला उनको वहाँ नज़र आ गई और इन्होंने इस महिला को दबोच लिया और प्लेटफॉर्म से दबोच कर इस महिला को एक सुनसान जगह पर पास के ले गए और उसके बाद उसके साथ इस पूरी वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। पुलिस की कहानी सुनिए, फिर आपको बताऊंगा किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। 7 तारीख की रात में करीब 11:30 बजे एक महिला रेलवे स्टेशन पर आई और उन्होंने ये बताया कि उनके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया है। इस सूचना के आधार पर एक तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया, उनको मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया और उस घटना के अनावरण के लिए जनपदीय पुलिस द्वारा और मेरे द्वारा टीम अलग अलग गठित की गई। जनपदीय पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक क्राइम के नेतृत्व में और गोरखनाथ सीओ के नेतृत्व में शाहगंज और गोरखनाथ के इंस्पेक्टर साहब लगे थे। हमारे तरफ से सीओ जीआरपी के नेतृत्व में 5 टीमें गठित की गई थी, जिसमें गोंडा, बस्ती और हमारे 5 एसओ लगे थे। इन टीमों के संयुक्त प्रयास से अभियुक्तों को चिन्हित किया गया और उसमें से 3 अभियुक्त आज गिरफ्तार किए गए हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। सर, ये अभियुक्त कहाँ के थे और इनका क्या आपराधिक इतिहास है? इतनी बड़ी जो घटना सिटी में घटित हुई है, इसके पीछे क्या कुछ मंशा है? ये अभियुक्त यहीं स्टेशन के आसपास कबाड़ी का काम करते थे। एक अभियुक्त उसमें से बिहार का रहने वाला है और 2 यहीं के लोकल रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। महिला महाराजगंज की रहने वाली थी और उनकी शादी नेपाल में हुई थी
उनके पति से उनका तलाक हो गया था और घर से कुछ विवाद हुआ, जिसके नाते वो गोरखपुर चली आई थी और यहाँ करीब 7 दिन पहले से ही विभिन्न स्थलों पर उनका लोकेशन प्राप्त हुआ। सर कैसे आप लोग पकड़ पाए, मतलब सर्विलांस की मदद लिए या फिर क्या क्या आपको मिल पाया कुछ? देखिए, हमने पहले बताया ना कि हमने 5 टीमें गठित किया और एसपी क्राइम के नेतृत्व में भी टीम गठित थी। एक टीम हमारी जो पीड़िता महिला थी वो एसपी क्राइम के नेतृत्व में वहाँ पहले से ही मौजूद थी, हमेशा उसके संपर्क में रही। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम थी इन्वेस्टिगेशन में लगी थी, जो सर्विलांस की टीम थी वो सर्विलांस के काम में लगी हुई थी, जो अभियुक्तों की तलाश में टीम थी वो अभियुक्तों की तलाश में लगी हुई थी। इस तरह से जनपदीय पुलिस और रेलवे पुलिस के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप ये सफलता हमें हासिल हुई। सर काफ़ी गंभीर अपराध इन लोगों ने किया, तो आगे क्या कार्रवाई करेंगे? अब जो भी विधिक प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए कठोर से कठोर दंड देने के लिए इनके विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। ये तो न्यायालय में प्रकरण चलेगा, इसका बहुत ही अच्छे ढंग से पैरवी की जाएगी और सख्त सजा का प्रयास कराया टीम जाएगा। को कुछ पुरस्कार भी आप लोगों ने? हाँ, 10,000 रुपये टीम के पुरस्कार की घोषणा मैंने किया है। सुन लिया आपने जीआरपी एसपी डॉक्टर अवधेश सिंह को, बता रहे हैं कि कैसे कैसे घटना हुई, कब कब घटना हुई, कैसे आरोपियों को पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि हमने इस पूरे मामले को लेकर 4 से 5 टीमें बनाई और उसके बाद 4 दिन तक हुई जांच के बाद फॉरेंसिक जांच कराई गई, ये जांच कराई गई, तब जाके आरोपियों को पकड़ा है। लेकिन पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया है, बताया गया है कि इन तीनों आरोपियों को रेलवे स्टेशन के आसपास से ही पकड़ा गया है। पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात करने के बाद भी रेलवे स्टेशन पर बेखौफ होकर रह रहे थे? ये पुलिस को क्लियर करना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि अगर ये रेलवे स्टेशन पर रह ही रहे थे तो 4 दिनों तक, 5 दिनों तक 5-5 टीमें बनाकर पुलिस कहां जाकर खाक छान रही थी, कर क्या रही थी? ये तो वहीं बैठे थे, इनको पहले ही दिन क्यों नहीं पकड़ लिया गया? तीसरा सवाल ये पैदा होता है इस पूरे मामले में कि क्या वाकई में पुलिस ने इस मामले में जांच की है, या अब इनको तीनों को पकड़ने के बाद लंबी चौड़ी कहानी बता दी है कि हम तो जांच कर रहे थे, हमने फॉरेंसिक टीम बना दी थी, हम ये कर रहे थे, हम वो कर रहे थे। ये सब हवाई बातें की जा रही हैं, क्योंकि पुलिस तो पहले इस मामले को संदिग्ध मान रही थी, सस्पेक्टेड मान रही थी और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को भी तैयार नहीं थी। लेकिन अब दुनिया भर की जुमलेबाजी गढ़ रही है। एक और सवाल जो इस पूरे मामले में मुख्य तौर पर उभर कर सामने आता है कि ये खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के गढ़ गोरखपुर में हुई है, या आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो रेल पूरे देश के अंदर चल रही है, भाई भारत सरकार के वो प्रधानमंत्री हैं, तो जहाँ जहाँ रेल चल रही है उन्हीं की रेल चल रही है, तो वो जो पैसा ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रेलवे स्टेशन को सुरक्षित कर रहे हैं, रेलवे को सुरक्षित कर रहे हैं, वो किस तरीके से सुरक्षित कर रहे हैं, या सिर्फ वो पैसा निकालने का काम कर रहे हैं जनता की जेब से? क्या दोनों को इस पूरे मामले में कोई जवाब नहीं देना चाहिए? रेलवे को इस पूरे मामले में कोई जवाब नहीं देना चाहिए? और आदित्यनाथ योगी को क्या ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये मामला तो धर्म से भी जुड़ गया है। आप जानते हैं राम भारत के थे और माता सीता नेपाल की थी। अगर वहाँ की रहने वाली बहू के साथ इस तरीके की दरिंदगी की जा रही है भारत की धर्म नगरी पर, तो उस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन पूरा मीडिया इस खबर से गायब है, कहीं भी कोई जानकारी नहीं दे रहा है। पर आप जरूर वाकिफ रहिए और बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।